हम लोगों ने इसके पहले लागत वक्र और लागत की विभिन्न अवधारणाओं को बड़े विस्तार से पढ़ा। कल हम लोगों ने लॉन्ग रन कास्ट कॉन्सेप्ट्स या कास्ट कर्व्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हम लोग ये जानते हैं कि दीर्घकाल या लॉन्ग रन वह समय होता है जितना पूर्ति मांग के अनुरूप होने में लेती है। वह समय एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है और कितना भी लंबा पीरियड हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इट हैज़ नो कोरिलेशन विथ कैलेंडर पीरियड। किसी कैलेंडर की तरह आप ये नहीं बता सकते कि 1 साल को हम दीर्घकाल कहेंगे या 5 साल को दीर्घकाल कहेंगे या 10 साल को दीर्घकाल कहेंगे। तो ऐसे में हमको लॉन्ग रन लागत की अवधारणाएं जैसे लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट और इनकी रेखाएं कैसी होंगी इसकी व्याख्या हम आज करेंगे। हमने आपको बताया है कि लॉन्ग रन में एवरीथिंग विल बी वेरिएबल। यू कैन चेंज एनीथिंग, यू कैन चेंज टेक्नोलॉजी, यू कैन चेंज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, you can change administrative setup, you can change managerial setup of the company, मतलब whatever you want you can change। यानी even you can change the population। इतना टाइम आपके पास है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं और उद्देश्य क्या होगा, लीस्ट कास्ट पर मैक्सिमम आउटपुट। और ऐसे में जब हम लॉन्ग रन कास्ट की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 2 लागतें हमारे सामने आती हैं, एक लॉन्ग रन एवरेज कास्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट। लॉन्ग रन एवरेज कास्ट वास्तव में यह एक प्लांट को शो करती है। दीर्घकालीन औसत लागत रेखा क्या होगी यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि विभिन्न संयंत्रों यानी डिफरेंट शॉर्ट रन मार्जिन एवरेज कास्ट के न्यूनतम बिंदुओं पर जहां उत्पादन होता है उसको मिलाकर के जब हम एक रेखा खींच देते हैं तो उसे हम लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कहते हैं। कल हम लोगों ने देखा था दिख रहा है, ये इसको बना रहे हैं, आ रहा है ये देखो। तो यहाँ अगर हम कास्ट दिखाते हैं और यहाँ अगर हम आउटपुट दिखाएं एक्स एक्सिस पर तो ये 60 रन एवरेज कास्ट 1 है। वास्तव में ये 60 रन एवरेज कास्ट एक प्लांट को भी शो करती है और इसकी इस न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन होता है। अल्पकाल में जब हमारे पास विकल्प नहीं होता है कि हम सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सब में परिवर्तन कर सकें, टेक्नोलॉजी बदल सकें या इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकें या रॉ मटेरियल में परिवर्तन कर सके बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमको मजबूर होकर के उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ती हुई लागत का सहारा लेना पड़ता है। देख रहे हैं इस बिंदु के बाद जब हम आगे उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागत कैसी होगी, बढ़ती हुई होगी। लेकिन दीर्घकाल में हमारे पास ये विकल्प होता है कि इसके बाद अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट की साइज ही चेंज कर देते हैं, नए संयंत्र पर शिफ्ट कर जाते हैं। जो नया संयंत्र इफेक्टिव रिलेटिवली ज़्यादा इफिशिएंट है प्रोडक्शन में, इसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, इसके पास बेहतर मैनेजरियल स्किल है, इसके पास स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है और यह रिलेटिवली कम लागत पर मैक्सिमम आउटपुट देने में समर्थ है। तो आप देखें कि यही उत्पादन, अब उत्पादन अगर हम उसी को कंटिन्यू करें जो पहले पा रहे थे तो लागत कितनी हो गई है, इतनी हो गई, जबकि पहले कितनी थी,
इतनी थी। तो इस तरह फिर इसके न्यूनतम पॉइंट पर हम आ गए यहाँ। इसके बाद फिर हम कर सकते हैं कि इसको 60 रन एवरेज कास्ट 3। ठीक है, ये 60 रन एवरेज कास्ट 3 कर देंगे। तो फिर हम इसके बाद अगर हम यहाँ उत्पादन करते हैं, देखिए तो फिर लागत क्या हो गई, अब बढ़ने लगी, जबकि इस नए संयंत्र पर लागत कम आ रही। इस तरह से हम फिर यहाँ आकर के न्यूनतम पर आ जाएंगे। तो हर प्लांट की न्यूनतम जो स्थिति है, अगर उसको मिला करके हम एक रेखा खींच देते हैं तो उसी रेखा को क्या कहेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कहेंगे। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट सही सही बने, हम इसको मिला करके इसके लोकस पॉइंट्स को हम टेंजेंट करा सकें ऐसे। इसके लिए जरूरी है कि हम चित्र को बनाते समय इसका डिटेल हम जानते रहें कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग रन बनाते हैं। क्या करें, सबसे पहले हम ये समझ में आ गया, इसको मिटाएं। अब देखो आराम से हो जाएगा। ये हमने ये क्या किया, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट बना। अब हमने इसके विभिन्न बिंदुओं पर क्या किया, ये इसके न्यूनतम बिंदुओं के 60 रन एवरेज कास्ट को हमने क्या किया, 1 यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, ठीक है, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। यहाँ जो इसका न्यूनतम पॉइंट है, ये पॉइंट हमको याद रखने वाली बात है, ये 60 रन एवरेज कास्ट 1 2 3 4 5, ये फिर आगे भी इसको बढ़ा के बना सकते हैं। ये जो प्लांट है 60 रन एवरेज कास्ट 5 जो दिखा रहा है, इस प्लांट की जो का न्यूनतम पॉइंट है और 60 लॉन्ग रन एवरेज कास्ट का जो न्यूनतम पॉइंट है, वह दोनों आपस में कैसा है, बराबर है। यही अनुकूलतम फर्म, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिमम फर्म क्या होती है। तो ऑप्टिमम फर्म वही होती है जिसके 60 रन एवरेज कास्ट और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट दोनों का पॉइंट कैसा होता है, एक ही होता है। तो इसमें इतनी सारी फर्में हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक होंगी, लेकिन पूछा जाए कि विच वन फर्म इज ऑप्टिमम, द आंसर विल बी that SAC5 is the optimum firm। ठीक है, इसका मतलब कि यही OQ will be the optimum output। ये भी आपको जान लेना है कि ऑप्टिमम फर्म कौन सी होगी, ऑप्टिमम साइज कौन सी होगी और ऑप्टिमम आउटपुट क्या होगा। तो ऑप्टिमम साइज क्या होगी, उसी फर्म की साइज ऑप्टिमम होगी जो जिसकी 60 रन एवरेज कास्ट और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट दोनों मिनिमम बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यही ऑप्टिमम फर्म भी होगी और यही ऑप्टिमम उत्पादन OQ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉन्ग रन एवरेज कास्ट डिराइव करते हैं। और इक्विलिब्रियम फिर कहाँ होगा, तो ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट हो गई, तो फिर ये क्या हो जाएगी, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, और ये हो गई 60 रन मार्जिनल कास्ट। तो ऑप्टिमम जो पॉइंट होता है वहाँ एवरीथिंग विल बी इक्वल, 60 रन मार्जिनल कास्ट, 60 रन एवरेज कास्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट सब एक जगह बराबर होगी। वही फर्म ऑप्टिमम फर्म होगी, वही साइज ऑप्टिमम साइज होगी और वही उत्पादन ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा। इतनी सारी बातें आपको एक ही जगह रट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलो। ये वही है, ये इस वाले में ऑप्टिमम फर्म, ऑप्टिमम आउटपुट एंड ऑप्टिमम प्लांट जो हमने आपको बताया वो डिटेल 60 रन एवरेज कास्ट 3 वक्र द्वारा प्रदर्शित संयंत्र न्यूनतम लागत वाले संयंत्र को प्रकट करता है। जो आपने SA5 लिखा ना, वही क्या है, वह न्यूनतम लागत वाली फर्म है।
और इसी को ऑप्टिमम फर्म, और यही ऑप्टिमम फर्म है। ऑप्टिमम साइज फर्म वह है जो ऑप्टिमम फर्म से ऑप्टिमम प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ऑप्टिमम साइज, ऑप्टिमम फर्म और ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ये सारा SAC 5 भी है जो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑप्टिमम फर्म वह है जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के मिनिमम पॉइंट पर उत्पादन कर रही होती है। जो आपने पीछे पढ़ा कि जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट का मिनिमम पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो फर्म उत्पादन कर रही होगी, दैट फर्म विल बी ऑप्टिमम फर्म। ठीक है, वही अनुकूलतम फर्म होगी। अब देखो, ये जो ऑप्टिमम फर्म की साइज है, ये हर इंडस्ट्री में अलग अलग होती है। कृषि में अलग होती है, खनन में अलग होती है, उद्योग में अलग होती है। ऐसा नहीं कि हर सेक्टर में जो ऑप्टिमम फर्म है उसकी साइज एक ही हो, या ऑप्टिमम आउटपुट मिलने का जो रेंज है वो एक ही हो। कहीं ऑप्टिमम आउटपुट जल्दी मिल जाता है, कहीं ऑप्टिमम आउटपुट देर से मिलता है, तो उसको भी आप इसकी सहायता से बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, जो कृषि है उसमें अनुकूलतम बिंदु जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा यंत्रीकरण की संभावना नहीं रहती है, तो वहाँ ऑप्टिमम पॉइंट जल्दी मिल जाता है। लेकिन उद्योगों में ये थोड़ा देर से मिलता है, क्योंकि वहाँ आप बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं, तमाम मैकेनाइजेशन हो सकता है, तमाम तरह का चेंज टेक्नोलॉजिकल संभव है, और आप उत्पादन लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को थोड़ा देर तक खींच सकते हैं। लेकिन कृषि में बहुत देर तक आप इस प्रक्रिया को आगे खींच नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए उद्योगों में ऑप्टिमम साइज बड़ी होती है और कृषि में ऑप्टिमम साइज छोटी होती है। ठीक है, अब देखो, कृषि में अगर हमको ऑप्टिमम साइज बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, और उद्योगों में कैसे बनाएंगे। आज इसे खत्म ही कर दिया जाएगा, बैठे रहिए, जाइए। अब देखो, यहाँ हमको उत्पादन दिखाना है। कह रहा है कि यहाँ कम ही उत्पादन पर अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। क्या कह रहा है, जल्दी ही ऑप्टिमम साइज मिल जाती है। ऑप्टिमम साइज का मतलब, अब इसके बाद आप कुछ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है वो कैसे बनेगी, ऐसे लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, और यही जो होगा क्या हो जाएगा, ये 60 रन एवरेज कास्ट, ये लॉन्ग रन एवरेज मार्जिनल कास्ट, और ये 60 रन मार्जिनल कास्ट। ये सब यहाँ क्या हो जाएंगे, बराबर, और यही अनुकूलतम फर्म हो जाएगी। उत्पादन कितना होगा, ठीक है। यह एग्रीकल्चर में, किसमें, कृषि में या खनन में, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी जो है उनमें भी जल्दी से हमको अनुकूलता का बिंदु प्राप्त हो जाता है। लेकिन उद्योगों में यह बिंदु देर में प्राप्त होता है। ठीक है, आप यहाँ इन सब पर 60 रन एवरेज कास्ट बना सकते हैं। मैंने जानबूझ नहीं बनाया है, बहुत इसको क्लमजी हो जाए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर बिंदु पर कोई न कोई 60 रन एवरेज कास्ट है, तभी तो एक मिला के ही खींचा गया है इसको, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको मिटाएं। अब देखो, उद्योगों में क्या होगा, उद्योगों में ये पॉइंट उनको देर से मिलता है। देर से मतलब ये देखो, फिर बनाने का तरीका ही है। तुमसे मैंने बार बार कहा है कि कुछ कहीं नहीं रखा है, सब कुछ कहाँ रखा है, तुम्हारे दिमाग में। जब सब जानते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी, न टेबल बनाने में कोई दिक्कत है, न चित्र बनाने में कोई दिक्कत है, न एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत है। बस सिर्फ थोड़ा मन से पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ने में कितना मन लगता है, किसको पढ़ना सबसे अच्छा लगता है आप में से, हाथ खूब जोर से जो उठाएगा जान लीजिए सही है, और जो डर के उठाएगा वो झूठ बोल रहा है।
जितने सारे काम आपके पास हैं उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ना किसको लगता है? किसी को नहीं। तो ऐसे ही रहा, कोई भी सब लोग बिल्कुल एकदम साइलेंट हैं, इसका मतलब पढ़ना किसी को अच्छा नहीं है। और ईमानदारी की बात यह है कि जीवन में इससे अच्छा कोई दूसरा काम बना ही नहीं ना। इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है, इससे ज़्यादा आराम कहीं नहीं है, इससे बड़ा कोई माध्यम इस दुनिया में नहीं है जो आपको जीवन में सब कुछ दे सके। और कोई भी माध्यम आपको बहुत कुछ दे सकता है लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। और ये क्या है? आपको सब कुछ, मान सम्मान, पैसा, रुपया, जो भी स्टेटस, जो भी चाहिए सब किससे मिल जाता है? पढ़ाई से। तो कहते हैं एक है साधे सब सधे वाली हाल है। तो अगर केवल पढ़ने से ही सब हो जाता है तो पढ़ने में क्या बुराई है भाई? हैं कि नहीं? मन नहीं करता? इतने चुप हो जाता तो तुम्हारी किडनी मांग रहे हैं। है कि नहीं? अरे थोड़ा जोर से बताओ तो सही। ठीक है सर, मन नहीं लग रहा था, आवाज से लेकिन लगेगा। पढ़े ऐसा चुपचाप बैठे हो जैसे मैं पढ़ रहा है कि बोलोगे तो पाप हो जाएगा। ठीक है? तो ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट देखो। अब हमने कहा कि यहाँ देर से मिलता है, यानी इतने उत्पादन के बाद अनुकूलतम स्थिति प्राप्त होती है। तो ज़्यादा उत्पादन हो गया ना, देर से मिलता है। तो यहाँ जो जिस प्लांट से आप उत्पादन कर रहे हैं ये है शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, और ये शॉर्ट रन, ये यहाँ सब कुछ यहाँ बराबर होता है। तो उद्योगों में, भारी उद्योगों में, कार में, लौह में, इस्पात में, ऐसे उद्योगों में ये हमको देर में प्राप्त होता है। ठीक है? तो ये तुम्हारा सर इस जगह पे फर्म में आके रुकना चाहिए कुछ देर, फर्म में आके इस जगह पे फर्म जब ऑप्टिमम स्थिति आती है तो रुक ही जाती है फिर, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद अगर हम चेंज भी करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अनुकूलतम स्थिति का मतलब ही, वैसे भी ऑप्टिमम की परिभाषा ये होती है कि अब आप बिना किसी का नुकसान किए कुछ भी वृद्धि नहीं कर सकते। ऑप्टिमम डिफिनीशन क्या है? आपने पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ा था ना बीए पार्ट 1 में। तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या है? जब कहते हैं कि ऑप्टिमम है, इट मीन्स नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। अब परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब परिवर्तन करेंगे तो किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। और जब तक आप किसी का नुकसान किए बगैर कल्याण में वृद्धि करते रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब अनुकूलतम स्थिति प्राप्त हो जाती है तब अब आप बिना किसी का, जैसे इनका फायदा करना चाहते हैं तो इनका नुकसान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इनका नुकसान किए इनका फायदा कर दें। तो इसलिए जब अनुकूलतम बिंदु आ जाता है तो उसके बाद वैसे भी होता है कि आप कोई चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है? सर ऑप्टिमम जो फर्म है उसमें सर कृषि में छोटी होती है, उसमें बड़ी होती है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कि जिस दिन पता नहीं क्यों भूल जाते हैं तो कोई न कोई फोन जरूर कर देता है। ठीक है? हाँ, कृषि में ये फर्म जो होती है इसका आकार छोटा होता है, तभी तो कम उत्पादन करती है ना। कम उत्पादन में ही अनुकूलतम स्थिति प्राप्त हो जाती है, और उद्योगों में ये देर में इसको अनुकूलतम स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है? इस बार स्थिर लागत की दशा में दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कराया गया। स्थिर लागत की दशा है, आपने पढ़ा है कि उत्पादन की 3 दशाएं होती हैं: स्थिर लागत, लागत वृद्धि नियम और लागत ह्रास नियम। अगर स्थिर लागत की दशा है इसका मतलब कि उत्पादन बढ़ाने या घटाने पर लागत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इफ प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस एंड लीनियर, ये भी मान्यता आप हमेशा पढ़ते हैं कि उत्पादन फलन समरूप है और रेखीय है। शुरू से आप पढ़ते आए हैं कि जब हम कोई व्याख्या करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि उत्पादन फलन समरूप है और रेखीय है, यानी जिस अनुपात में साधन आप बढ़ाते हैं उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ जाता है। ये बढ़ता है नहीं बढ़ता है भगवान जाने, लेकिन ये मान लिया जाता है कि उसी अनुपात में बढ़ता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती है, थोड़ा आराम हो जाता है, कह सकते हो। ठीक है? तो कीमतें भी स्थिर हैं,
तथा साधनों की कीमतें भी स्थिर हैं तो प्रति इकाई उत्पादन की औसत लागत स्थिर रहेगी। अतः लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, ये देखो। तो ऐसे में अगर स्थिर लागत की दशा है और कीमतें भी स्थिर हैं तो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कैसी होगी? अभी हमने ऐसी बनाई थी ना, ऐसी नहीं होगी। कह रहा है कि एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। ये देखो ऐसे लॉन्ग रन एवरेज कास्ट। अभी क्या है इसका मतलब? शॉर्ट रन एवरेज कास्ट जो है ये देखो, इसका मतलब जो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट है उसके न्यूनतम बिंदु को जब मिलाकर रेखा खींचेंगे तो रेखा कैसी आएगी? और एक्स अक्ष के समानांतर पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। ठीक है, तो अगर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है और लीनियर है, कीमतें दी हुई हैं, तो प्रति इकाई औसत लागत दीर्घकाल में कैसी होगी? स्थिर होगी। ठीक है, ऐसा सर किस बिंदु में हो सकता है? ऐसा कहाँ पे देखा है? ये तब हो सकता है जहाँ ये दोनों चीज़ें लागू हो रही हों। विकल्प का पहले ही आपने मान लिया है तो आगे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है और लीनियर है और कीमतें स्थिर हैं तो एवरेज कास्ट भी क्या होगी? प्रति इकाई लागत उसकी स्थिर होगी या उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों अगर स्थिर नहीं है तब फिर नहीं होगा। देखो, इसमें कार्डोर, जॉन रॉबिन्सन, स्टीगलर आदि ने कहा कि साधन के पूर्ण विभाज्य होने पर चाहे कितना ही उत्पादन क्यों न किया जाए, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। स्टेटमेंट ध्यान से सुनने की जरूरत है। इनका यह कहना है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली डिविजिबल, बिल्कुल विभाज्य है। यहाँ तक अगर वो बालू की रेत की तरह हो जाए कि आप छोटे से छोटे टुकड़े में उसको बांट सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह रेखा प्राप्त होगी। लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी साधन इतना पूरी तरह विभाज्य नहीं हो सकता। एक तो इसलिए यह संभव नहीं है, दूसरे कारण यह है कि लेकिन चैम्बरलिन ने, और अगर ऐसा है तो अतः बड़े पैमाने की कोई भी आंतरिक एवं बाह्य बचतें अथवा हानियां नहीं होंगी। अगर यही लागू हो जाए कि स्थिर रहे प्रति इकाई औसत लागत, तो फिर जो आप अभी आगे बढ़ेंगे, बाह्यताएं जो होती हैं, इकोनॉमीज जिनको आप कहते हैं, कि जब आप बड़े पैमाने का उत्पादन करते हैं तो कुछ इकोनॉमीज प्राप्त होती हैं, कुछ डिस इकोनॉमीज भी प्राप्त होती हैं, मित व्ययताएँ और अमित व्ययताएँ भी प्राप्त होती हैं। तो कहा फिर उसका प्रश्न ही नहीं उठता है, वो नहीं लागू होगी। लेकिन चैम्बरलिन ने इसका विरोध किया और कहा कि साधनों के पूर्ण विभाज्य होने पर भी मात्रा में वृद्धि होने पर श्रम विभाजन तथा मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ता है, जिससे बड़े पैमाने की बचतें अवश्य प्राप्त होती हैं। इनके अनुसार लॉन्ग रन एवरेज कास्ट स्थिर नहीं रह सकती है। दीर्घकाल में यह जो एवरेज कास्ट है लॉन्ग रन, यह स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो श्रम विभाजन होता है और अधिक से अधिक मशीनीकरण का प्रयोग होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें प्राप्त होंगी और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट निश्चित रूप से घटती हुई होगी, अर्थात ये वाली रेखा जो बनाते हैं ऐसे, न कि एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, परंतु यह अनुभव किया गया कि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट का मध्य भाग क्षैतिज होता है, अर्थात कुछ उत्पादन के बाद पैमाने की बचत समाप्त हो जाती है और अधिक उत्पादन बढ़ाने पर पैमाने पर हानि होती है। इसका क्या मतलब? सिद्धांत चाहे जो कहे, लेकिन अनुभव जो किया गया, जो इंपीरिकल स्टडीज हुई, जैसे आप कुछ भी कह रहे हैं, जैसे आप किताब में पढ़ रहे हैं, पीडी कॉलेज तो बहुत अच्छा विद्यालय है और यहाँ पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है,
आपने कहा मैं वहीं पढ़ता हूँ टीटी कॉलेज में, मुझसे पूछो कितनी बढ़िया पढ़ाई होती है। तो सिद्धांत किताब में कुछ लिखा है और आप जो बता रहे हैं वो कैसा है, वो आपका एम्पिरिकल है, आपका अनुभवजन्य, जो आपने अनुभव किया है कॉलेज के बारे में, आप वो बता रहे हैं। सही किसका होगा? सही आपका होगा, हाँ होगा यहाँ भी। लेकिन यदि अन्य बातें समान रहें, क्योंकि आप अगर मान लीजिए टीडी कॉलेज से चिढ़ते हैं तब क्या होगा? तब हो सकता है कितना भी अच्छा हो, आप जाकर के अरे हो गया चलो हम जानते हैं टीडी कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, आप कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जो, लेकिन फिर भी यदि अन्य बातें समान हैं तो जिसने अनुभव किया है उसकी बात अपेक्षाकृत सिद्धांत से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा एथेंटिक होने की संभावना है। अगर ये मान लेते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, निष्पक्ष हैं, आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है बजाय इसके जो सिद्धांततः किताबों में लिखा हुआ है। तो किताब में तो चाहे जो लिखा है, लेकिन अनुभव ने ये बताया कि जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट होती है वो कैसी होती है, वो बीच में थोड़ा सा क्षैतिज हो जाती है। अर्थात पहले जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं, इसलिए लागत घटती जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में फिर थोड़ी देर के लिए कह रहा है कि ये क्षैतिज हो जाती है, अर्थात लागतों का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, बात करना हो बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये हो गया, क्षति होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हानियां बड़े पैमाने की मिलने लगती हैं, इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कैसी हो जाती है, ये शुरू में घटती हुई होती है, फिर क्षैतिज होती है और फिर बढ़ने लगती है। जबकि हमने अभी तक क्या देखा था कि ये ऑलमोस्ट यू आकार की होती है। कैसी होती है? थोड़ा यू आकार की होती है, लेकिन यू के बहुत करीब नहीं होती, क्योंकि हमारी रेखाएं यू वाली कैसी होती हैं, ऐसी होती है। यू के आकार की होती है लेकिन थोड़ा यू से दूरी बनाए रखती है, लेकिन यहाँ कैसी हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है और फिर ऊपर उठने लगती है। तो यह लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट लगभग यू शेप की होती है। यू शेप की एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ा यू शेप से दूर होती है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट अंग्रेजी के यू आकार की होती है, अतः प्रारंभ में उत्पादन बढ़ने पर लागत घटती है तथा एक सीमा के बाद उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। ऐसा पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत होता है। प्रश्न उठता है कि पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्यों होते हैं, जिससे फर्म को इंटरनल इकोनॉमीज, तथा एक सीमा के बाद पैमाने के घटते प्रतिफल क्यों होते हैं, जिससे फर्मों को इंटरनल डिस इकोनॉमीज प्राप्त होती हैं। प्रारंभ में प्रति इकाई लागत घटने के दो कारण हैं, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। पैमाने की वृद्धि करने पर साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, जिससे प्रति इकाई लागत घट जाती है। पैमाना बढ़ने पर श्रम तथा अन्य साधनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बड़ी मात्रा में संभव हो जाता है। फलस्वरूप घटती हुई लागत की स्थिति प्राप्त होती है। और शॉर्ट रन एवरेज कास्ट में लागत घटने का कारण क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तथा लॉन्ग रन एवरेज कास्ट में लागत घटने का कारण लेबर डिवीजन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में परिवर्तन है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि अल्पकाल में लागत क्यों घटती है और दीर्घकाल में लागत क्यों घटती है। अल्पकाल में लागत घटने का मात्र एक कारण है कि साधनों का अनुकूलतम इस्तेमाल प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने क्या किया, देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे मान लो कि आपको कपड़ा सिलाई करना है, तो आपने एक मशीन खरीद ली।
अब आप एक दो शर्ट सिला करते थे तो भी आपको पूरी मशीन खरीदनी है, ऐसा नहीं कि एक दो शर्ट सिलने के लिए केवल मशीन की हैंडल खरीद लेंगे काम चल जाएगा। तो जब आपने पूरी मशीन खरीद ली तो और कम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब डिमांड बढ़ी और ज़्यादा कपड़ा आ गया तो अब तुरंत आप उस मशीन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, बस इतने होगा और आपको लाभ मिलने लगेगा, लागत घटने लगेगी। तो शुरू में शार्ट रन एवरेज कास्ट में डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन का जो मेन रीज़न है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक्चुअली वट एवर यू हैव बस। लेकिन लॉन्ग रन में हम डिवीज़न ऑफ लेबर और लॉन्ग रन में हम प्रोडक्शन प्रोसेस में परिवर्तन यानी टेक्निकल चेंज करके हम डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन की दशा को प्राप्त करते हैं। तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि दोनों में लागत घटती हुई मिलती है, क्या कारण है? एक में लागत घटने का कारण क्या है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है अल्पकाल में, और दीर्घकाल में प्रोडक्शन प्रोसेस में ही परिवर्तन है यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। अगर हम संक्षेप में कहें तो दीर्घकाल में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन को फेस करते हैं, और शॉर्ट रन में ड्यू टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वी फेस डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन ना। तो इस तरह से थोड़ा बहुत खास अंतर भी जानना चाहिए। काल्डर और रॉबिन्सन का कहना है कि साधनों की डिविजिबिलिटी के कारण बड़े पैमाने के उत्पादन पर बचतें प्राप्त होती हैं। काल्डो, तकनीकी दृष्टि से यह सरल प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने की सभी बचतों को अविभाज्यता के कारण उत्पन्न समझा जाए, क्योंकि अविभाज्यता के कारण ही तो उसमें एक्सेस कैपेसिटी विद्यमान रहती है। आप उत्पादन करते हैं तो बिना नई मशीन लिए ही उसी में काम आपका चल जाता है। जॉन रॉबिन्सन ने यदि रेत की भांति सभी साधन सूक्ष्म रूप से विभाज्य होते तो वस्तु की कम से कम मात्रा को भी बड़े पैमाने के सभी बचतों एवं लाभों के साथ उत्पन्न करना संभव होता। अर्थात अगर एक शर्ट सिलनी है तो मशीन को तोड़ करके उतनी मशीन ले आते जितने से वो एक शर्ट सिला जाए। अगर ये संभव होता तो जो बड़े पैमाने की बचतें मिलती हैं वही छोटे पैमाने पर भी मिल सकती थी, लेकिन ये संभव नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में उन्होंने लिखा। दूसरा प्रश्न यह है कि एक सीमा के बाद लॉन्ग रन एवरेज कास्ट ऊपर उठने लगता है, अर्थात डिस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल होने लगती हैं, जिसके कारणों में भी मतभेद है। चैम्बरलिन के अनुसार साधनों का अधिक प्रयोग करने से जबकि ओवरऑल इफिशियंसी को प्राप्त कर लिया गया हो, प्रबंध में कठिनाई उत्पन्न होती है जिससे लागत बढ़ने लगती है। ब्यूरोक्रेसी रेड टेपिज्म को जन्म देती है। एक समय के बाद फिर ये डिस इकोनॉमी क्यों प्राप्त होती है, अर्थात अमितव्ययताएं क्यों प्राप्त होने लगती हैं? जब हम अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जैसा आपने कहा था, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमको बहुत सारे नुकसान इसलिए उठाने पड़ते हैं कि अब हमारी जो मैनेजरियल स्किल थी उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो चुका है। अब आगे जब आप बढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, अर्थात अब वो उतनी इफिशियंसी से उसको मैनेज करने में सक्षम नहीं रहता। इसके अलावा एक समय के बाद जो ब्यूरोक्रेसी का रेड टेपिज्म है, यानी जो लाल फीताशाही आपने नाम सुना होगा, लाल फीताशाही का मतलब काम टालने वाली प्रवृत्ति जो होती है वह आ जाती है, लटकाने वाली प्रवृत्ति आ जाती है। इन सब कारणों से भी उत्पादन लागत बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ने लगती है। तो एक समय के बाद आप ये कह सकते हैं कि मैनेजरियल स्किल चूँकि कम हो जाती है, उसकी वजह से डिस इकोनॉमीज प्राप्त होने लगती है। दूसरी विचारधारा उद्यमकर्ता को विभाज्य साधन मानती है। उत्पादन साधन तथा उद्यमकर्ता के बीच अनुकूलतम अनुपात स्थापित होने के बाद भी यदि मात्रा बढ़ाई जाती है तो लागत बढ़ जाती है। इस विचारधारा के अनुसार लागत में वृद्धि विविध अनुपात के नियम द्वारा होती है। अनुभव सिद्ध प्रमाण एवं यल आकार का दीर्घकालीन लागत वक्र। हाल ही में प्राप्त अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व की आकृति यू आकार की अपेक्षा यल आकार के काफ़ी निकट है, जिसका अर्थ है प्रारंभ में लॉन्ग रन एवरेज कास्ट तीव्रता से गिरती है और एक सीमा के बाद स्थिर रहती है। यल आकृति यह बताती है कि लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कहीं भी उठता हुआ नहीं होता है, अतः यू और यल आकार में स्पष्ट अंतर है। अब देखो क्या एक दूसरा एक्सपीरियंस है, अनुभव, जिसको ये समझ में आया कि जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है ये न तो यू आकार की होती है और न ही बीच में क्षैतिज होती है। कैसी होती है?
यह आकार की होती है। अगर लागत पहले घटती है और फिर कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, और इस आकार के विद्यमानता के दो कारण हैं। एक औद्योगिक प्रगति, प्रौद्योगिक प्रगति। लॉन्ग रन एवरेज कास्ट की यू आकृति में यह मान लिया गया है कि प्रौद्योगिकी प्रगति स्थिर रहती है, परंतु अनुभव सिद्ध तथ्य यह बताते हैं कि व्यवहार में टेक्निकल प्रोग्रेस होती रहती है, जिससे प्रति इकाई लागत कम होती रहती है। जैसे धीरे 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 टेक्नोलॉजिकल चेंज होता रहेगा और लागत क्या होगी, घटती जाएगी। कभी कभी आप उदाहरण व्यवहार में भी देखते हैं कि एक जमाना था कि मोबाइल कितना महंगा मिलता था ना, और आज मोबाइल आपको कितना भी स्मार्ट मोबाइल चाहिए तो 1500 से भी शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि 2-3 लाख तक भी मिलता है, लेकिन मिलता तो वही है ना 1000-2000 रुपये में। आज से 10 साल पहले कोई मोबाइल 1000-2000 मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। उसके अलावा एक ज़माना था कि फ़ोन रिसीव करने के लिए भी पैसा देना पड़ता था, करने के लिए भी देना पड़ता था, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं, 10-20 रुपया देना पड़ता था। अब 200 रुपये का भाड़ा लेते हो, मनमानी करो, मनमानी आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर लागत क्या हो रही है, घटती चली जा रही है ना, कहाँ बढ़ रही है। कहीं कहीं ये दिखाई पड़ता है कि एक टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होता रहता है और लागत घटती चली जाती है। इसलिए सेब कैसा होता है, यह आकार का होता है। इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, बाहरी बचतें और हानियां। ठीक है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के कारण किसी फर्म को प्राप्त होने वाली बचत एवं हानि को आंतरिक कहते हैं। इसे आंतरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्म को तब प्राप्त होती है जब फर्म स्वयं उत्पादन का पैमाना बढ़ाए। मार्शल ने बाहरी बचतों की धारणा प्रस्तुत की। मार्शल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है कि बाहरी बचतें या हानियाँ वे हैं जो उद्योग के विकास पर निर्भर करती हैं। जैकब वाइनर ने कास्ट कर्व्स एंड सप्लाई कर्व्स रीडिंग इन प्राइस थियरी में लिखा है कि वे बचतें जो विशिष्ट प्रतिष्ठानों को संपूर्ण उद्योग की उत्पादन मात्रा में प्रसार होने पर प्राप्त होती हैं तथा जो उनके व्यक्तिगत उत्पादन मात्रा के अनाश्रित होती हैं। बाहरी बचत लागत रेखाएं, जब उत्पादन बढ़ने से फर्म को लाभ होता है तब लॉन्ग रन एवरेज कास्ट नीचे खिसक जाती है। सवाल आपकी परीक्षा में आता है कि आप बचतों को कैसे दिखाएंगे कि कब उसे बचत हो रही है और कब उसे नुकसान हो रहा है, यानी कब लाभ हो रहा है और कब हानि हो रही है। तो करते क्या है, जो देखो, जब हम उसको लाभ दिखाते हैं तब ये दिखाते हैं कि अब उसकी लागत रेखा नीचे खिसक गई, और जब हानि दिखाते हैं तब उसकी लागत रेखा ऊपर खिसक जाती है। सिर्फ इतना सा है। देखना आ रहा है नहीं आ रहा। इसी ये देखो, ये एक तुम्हारा पहले से लॉन्ग रन एवरेज कास्ट है, यहाँ ये 60 रन एवरेज कास्ट है और ये 60 रन मार्जिन। यहाँ उत्पादन वो कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, जब उसको बचत प्राप्त होगी या लाभ प्राप्त होगा तो उसकी लागत अब क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तब कैसी हो जाएगी, ये लॉन्ग रन एवरेज कास्ट, ये 60 रन एवरेज कास्ट और ये 60 रन मार्जिनल कास्ट। यहाँ ऐसे बना देंगे, ये किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जब हमको बचतें दिखानी होगी तो हम लागत रेखाओं को नीचे शिफ्ट कर देंगे, और जब हमको हानि दिखानी होगी तब क्या करेंगे, बस नीचे से ऊपर जा रहा है। पर इसमें पहले ये बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे, और वहाँ पहले इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे। कोई कैसे भी बना सकते हैं, बस सिर्फ तीर क्या करेंगे, ऊपर नीचे लगा दीजिए ताकि ये कंफर्म कर सकें कि आपने बनाया क्या है। ये और बाहरी हानि और लागत रेखाएं क्या, जब उत्पादन बढ़ने से फर्मों को हानि होती है
तब लॉन्ग रन एवरेज कास्ट ऊपर खिसक जाती है। तब कहाँ जाती है? ये वाला चित्र ऊपर है। प्रश्न ये उठता है कि उत्पादन मात्रा बढ़ने पर उद्योग कौन सी बचत उत्पन्न करता है जिससे फर्मों की लागत कम हो जाती है? प्रोफेसर मार्शल तथा रॉबिन्सन ने निम्नलिखित वस्तुओं की बात कही जो फर्मों की लागत को कम करती हैं। पहली, सस्ती सामग्री एवं पूंजीगत उपकरण। जब पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होता है तब फर्मों को पूंजीगत वस्तुएं सस्ती दर पर मिलने लगती हैं। प्रौद्योगिकी बाहरी बचत। उत्पादन का पैमाना बढ़ने पर प्रौद्योगिकी बाहरी बचत प्राप्त होती है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। बाहरी वस्तुओं का प्रमुख कारण श्रमिकों में वंशानुक्रम तथा पारंपरिक कुशलताओं का विकास। वैसे भी जब आप लगातार कोई काम करते रहते हैं, सीधी सी बात है, तो आपको करते करते वह काम आप अपेक्षाकृत पहले से बेहतर करने लगते हैं। तो धीरे धीरे वैसे भी कुशलता आप में काम करने की आ जाती है। और बहुत सारे काम आप देखिए, इसीलिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होते हैं, जिनको आप ट्रेडिशनल काम कहते हैं, पारिवारिक उद्योग जिसको आप कहते हैं, जैसे आप देखते हैं गांव में लोहार का काम है, बढ़ई है, या और भी दूसरे लोग जो काम करते हैं, उनके बच्चे वो काम ऑटोमेटिक अपने आप सीख जाते हैं। प्लम्बर जैसे देखो, प्लम्बिंग का काम अभी आपको ITI में पढ़ा करके उतना बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता जितना प्लम्बिंग करने वाले व्यक्ति के साथ उसका बेटा रहते प्लम्बिंग का काम और एकदम इफिशियंट हो जाता है। वो यह नहीं जानता कि इसमें थियरी कौन सी लगी है, लेकिन वो जानता है कि इसे कैसे करें तो हो जाएगा। इसका मतलब वो मांग का नियम नहीं जानता। जैसे दुकान पर जिसके पास किराने की दुकान है, उसका बच्चा बचपन से बैठता है, उसे मांग का नियम नहीं पता है, लेकिन ये जानता है कि खरीदने वाले को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। आप मांग का नियम जानते हैं, लेकिन दुकान पर ठगा जाएंगे जाकर, और वो बिना मांग का नियम पढ़े ही आपको ठग लेता है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा असर प्रैक्टिकल नॉलेज का है। थियरी वो कोई भी किसी काम की नहीं है जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ ना पता हो। इसीलिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोर्स को आप पढ़ते हैं तो उस कोर्स की इंटर्नशिप का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द थियरी व्हाट एक्चुअली यू हैव स्टडीड। जो भी आप, जैसे हमने आपसे कहा कि बैंक में चेक से आप पैसा निकाल सकते हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग चेक ही न देखे हो, या कभी आप चेक से पैसा बैंक से निकाले ही ना हो, या आपको चेक भरने की प्रक्रिया ही न पता हो ना। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है क्या होगा ही गारंटी। तो फिर उस चेक को पढ़ने से क्या फायदा? तो वो चेक आपको देखना भी चाहिए, उस चेक से आपको पैसा निकालने की प्रैक्टिस भी कराई जानी चाहिए। इसीलिए ये चीज़ें आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आप जानते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और जो थियरी आपके दिमाग में है वो थियरी हमेशा तो आपको याद ही नहीं आती है कि अच्छा मैंने ऐसा भी पढ़ा था, क्योंकि जो पढ़ा था वो तो सिर्फ हमको लिखने के लिए एग्ज़ाम याद आता है, न उसके पहले आता है न उसके बाद में आता है। तो आप हमेशा उसका यूज़ कर सकें, इसलिए उसकी इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। जैसे लॉ का कोर्स चलता है, आप LLB करा के बच्चे को निकाल देते हैं, क्या फ़ायदा, उसमें कुछ नहीं आएगा, गारंटी है। उसको LLB के पहले साल से ही 2-2 महीने कोर्ट में भेजिए, वो किसी के साथ बैठे और ये तो सीखे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। वो पूरी लॉ की पढ़ाई पढ़ के निकल जाता है और एक लाइन की एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है, तो कौन सी वकालत करेगा भाई। तो उसको लॉ की थियरी कम आए, काम चलेगा। उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उसे प्रोसीजर पता होना चाहिए, उसे वहाँ की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। बाकी तो रही बात थियरी की, तो जहाँ फंसेगा किताब खोल के देख लेगा, क्या जरूरत है रहने की। धारा 144 नहीं याद है मान लो, क्या बिगड़ जाता है? जहाँ जरूरत हो किताब में देख लेगा 144 क्या है। बहुत रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू की बात है। अच्छा, ये आपकी योग्यता का सूचक भी नहीं है। कोई आपसे पूछ लेता है अच्छा बताओ ये अनुकूलतम फर्म क्या होती है, आप नहीं बताए, इसका मतलब थोड़ा कि आपको कुछ नहीं आता है। भाई अनुकूलतम फर्म की जरूरत पड़ेगी, किताब से देख लेंगे अनुकूलतम फर्म क्या होती है, इसमें कौन क्या हमारा बिगड़ जाता है। इतने सारे अध्यादेश, इतने सारे संशोधन, इतने सारे कानून हैं, सब कोई रट सकता है क्या? जिसने बता ही दिया 144 क्या है, क्या उसको हिंदुस्तान के सारे कानून पता है? तब फिर क्या बात, तब फिर इसमें इंफीरियरिटी किस बात की, हमको नहीं आता है। किसी को कुछ आ गया मान लो तो वो तुमसे तेज थोड़ा हो गया, अरे उसको भी बहुत कुछ नहीं आता है ना, तो ठीक है मुझे भी बहुत कुछ आता है जो तुमको नहीं आता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स पाने की क्या जरूरत है?
इसलिए बी कॉन्फिडेंट। जो आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है देख लेंगे, ऐसा कुछ बने बिगड़ने वाला नहीं। और सबसे खराब बात यह है कि जो ये मेमोरी बेस्ड सिस्टम आ गया ना हर जगह, वो खतरनाक है कि आपके दिमाग में तुरंत कोई बात है तब तो आप तेज हैं, और अगर आप नहीं बता पाए तो जैसे वाइवा आपका होता है, वाइवा में ये पूरे 2 साल आपका बिहेवियर कैसा रहा, नंबर उस पर मिलना चाहिए। 2 साल आप रेगुलर थे, आपने सिंसियरली होमवर्क किया, आप अच्छे से रहे, आप एक अच्छे विद्यार्थी रहे, आपने पूरी मेहनत की, आप पूरा सिंसियर रहे, डेडिकेटेड रहे, इट्स ओके। वाइवा में नहीं बता पाए 2 सवाल आप पूछे तो वो थोड़ा आपकी योग्यता को तय कर देगा कि आपने पूरे 2 साल बदमाशी की, पूरे विभाग को नरक किए रहे। इसके बाद वाइवा में आपने मान लीजिए इत्तेफाक से 2 सवाल बता दिए, तो क्या आपको 100 में 100 मिल जाएगा? और जिसे नहीं मिल बताया उसको हम 20 नंबर दे देंगे? है गड़बड़ ना? ये जो मूल्यांकन पद्धति है गलत है, इसीलिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है, और इसीलिए बीच बीच में भी एग्जाम होने की व्यवस्था की जा रही है कि बीच बीच में उसके वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली टेस्ट लेते रहिए, पता चलता रहे कंटिन्यूअस तरीके से। ये इस लड़की ने जितनी परीक्षाएं हुई सब में 70, 75, 80% पाती रही 2 साल तक, वाइवा में नहीं सॉल्व बताए। तो इसका नंबर वाइवा से नहीं तय होगा, इसका नंबर किससे तय होगा? जो 2 साल प्रक्रिया थी उससे भाई ने। अरे वाइवा में हो सकता है नर्वस हो गई हो सकता है आते समय साइकिल पंचर हो गई थी पैदल आई हो सकता है घर में झगड़ा हो गया हो सकता है किसी ने डांट दिया हो आने के पहले, बहुत कुछ हो सकता है ना कि उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाए। तो 1 सेकेंड के परफॉर्मेंस को कैसे उसकी योग्यता का मापदंड आप मान सकते हैं भाई? किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है हम ही वाइवा ले रहे हैं, हम ही उसमें बहुत गुस्से में बैठे हैं, किसी को डांटे हुए पहले से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जिसके सामने गए हैं वो किस मूड में बैठा है, तो हम गुस्सा किसी और पर है, उतार दिया हमने किसी और पर। गलत बात। तो इसलिए तो स्किल अपने आप आ जाती है जब आप बार बार कोई काम करते हैं तो आपको काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। सहायक एवं परस्पर संबंधी उद्योगों का विकास हो जाता है। सहायक उद्योगों का विकास होने पर फर्मों को सस्ता इनपुट प्राप्त होने लगता है। देखो होता क्या है, 2 तरह का तुमने ग्रोथ में पढ़ा होगा कि विकास में 2 तरह के इफेक्ट होते हैं जिनको हम लिंकेज इफेक्ट कहते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अग्रगामी और पश्चिमगामी। तो कोई उद्योग यहाँ लग गया, जैसे मान लो जौनपुर कोई उद्योग लग गया, उद्योग लगने के बाद जैसे उद्योग लग गया, अब उद्योग में ट्रकों की जरूरत है तो ट्रकें आएगी, ये अग्रगामी प्रभाव है। लेकिन उद्योग लग गया, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो खेती में उत्पन्न होने लगा, ये पश्चिमगामी है। पीछे के भी उद्योगों को प्रमोट करता है और आगे के भी उद्योगों को प्रमोट करता है। तो इसकी वजह से भी अब सस्ता मिलने लगा। कोई उद्योग जब पहले लगा यहाँ इनपुट नहीं मिल रहा था तो पता चला वो आ रहा था तमिलनाडु से, तो आने में लॉजिस्टिक का खर्चा बहुत लग रहा था, तो उत्पादन महंगा था। अब लोगों ने देखा कि यार जब यही उत्पादन होता है, चीनी मिल लग गई है तो लाओ हम भी गन्ने की खेती करते हैं। तो जब यहीं से गन्ना मिलेगा तो इनपुट क्या हो जाएगा, वो ढोने खर्चा बच गया ना, तो इनपुट सस्ता हो जाएगा तो उत्पादन की लागत भी तो कम हो जाएगी। तो जो संबंधित उद्योगों का विकास होता है आगे पीछे दोनों तरफ, उससे भी उत्पादन लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे बचतें प्राप्त होती हैं। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, ये भी होता है, सुविधाएं आती हैं तो परिवहन की सुविधा बढ़ जाती है और बाजार आपका विस्तार हो जाता है, उससे भी बचतें प्राप्त होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बहुत सारे, फिर सूचना तंत्र का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप जानने लगते हैं, सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, उससे भी आपको लाभ मिलता है। उद्योग का विकास होने पर कई फर्में मिलकर ट्रेड एसोसिएशन गठन कर सकती हैं, ठीक है। और बाहरी हानियाँ क्या हैं, उद्योग का प्रसार करने पर साधनों की मांग बढ़ेगी, क्योंकि साधन सीमित हैं इसलिए उनकी कीमतें बढ़ेंगी। वास्तविक जीवन में उद्योगों का प्रसार बाहरी बचत कम तथा हानियाँ अधिक उत्पन्न करता है। अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उससे उद्योग लगने से नुकसान भी होगा भाई। अचानक वहाँ उस क्षेत्र में श्रम की मांग बढ़ गई, पहला श्रम तो स्किल्ड है नहीं इतना ज़्यादा, तो जो लेबर 200 रुपये में काम करता था अब कहेगा हमको 500 रुपये दीजिए, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा उससे बहुत सारी दिक्कतें दूसरी पैदा होंगी। अब उससे तमाम पॉल्यूशन फैल रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है,
पर्यावरण को लेकर के अक्सर उद्योग ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो अपने लाभ पर फोकस करते हैं, दूसरों के स्वास्थ्य पर, दूसरों की सुविधा पर, पर्यावरण पर फोकस नहीं करते हैं। और ये बहुत खराब कॉन्सेप्ट जो शुरू में प्रारंभ हुआ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो औद्योगिकरण चूँकि पश्चिम में शुरू हुआ था और पश्चिम में जो अवधारणा आई, तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ हम प्रकृति को भी माँ कहते हैं, नेचर को भी क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, तो हम उसको सजीव मानते हैं। हम उसकी पूजा करते हैं, बरगद की पूजा, पीपल की पूजा, नीम की पूजा करते नहीं करते हैं। तो लेकिन उनके यहाँ वो ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है। तो उनके यहाँ जो नेचर में है वो सबको निर्जीव समझकर उन्होंने वो एक्सप्लॉयटेशन की बात की, संसाधनों के शोषण की बात। तो शोषण में तो वैसे ही आप देखें तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहे होते संसाधनों को यूटिलाइज करना है, उनका उपयोग करना है, उपयोग करना और शोषण करने में अंतर नहीं है, अंतर है ना। उपयोग करने का मतलब कि आप उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, और शोषण करने का मतलब सिर्फ आप अपना लाभ देख रहे हैं, उसके नुकसान से मतलब। जैसे शोषण में आप पेड़ ही काटने की बात कर रहे हैं, और उपयोग में पेड़ से केवल वह लेने की बात जो अपने से दे देता है। फल दे दिया, आप ले लीजिए, छाया दे रहा है, ले लीजिए, उसको तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं है। इसका मतलब ह्यूमन टच है, यूटिलाइजेशन में ह्यूमन टच है, और एक्सप्लॉयटेशन में शैतानी प्रवृत्ति है। अगर आप संक्षेप में कहें तो उसमें क्या है, शैतानी प्रवृत्ति है, ठीक है। इसलिए उद्योगों का फायदा बहुत नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ गांधी का कॉन्सेप्ट है कि प्रकृति के पास सबकी आवश्यकता पूरी करने का साधन है, लेकिन एक आदमी की लालच पूरी करने में प्रकृति समर्थ नहीं है। तो हम प्रकृति को दूसरे ढंग से लेते हैं, वहाँ प्रकृति, और यही परिणाम हुआ कि आज इसने बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। अगर शुरू से ये भावना रही होती और विकास को थोड़ा संभाल करके हम आगे बढ़ाए होते तो शायद आज इतनी बुरी स्थिति ना होती, ठीक है। ये सब तो हो चुका है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।